वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो खबरें छाई हुई हैं वो आपके सामने हाजिर हूं मैं लेकर विपिन शर्मा। तो बिना देर किए हुए करते हैं हम खबरों की शुरुआत। पहली खबर है, उत्तर प्रदेश के मदरसे अवैध नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। खबरें क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। शीर्ष अदालत ने कहा कि मदरसा शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो राज्य सरकार के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा, मदरसा अधिनियम के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वैध नहीं है, क्योंकि यह यूजीसी अधिनियम के खिलाफ है। क्या है मदरसा कानून? यूपी मदरसा कानून का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था। इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब यानी पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री देता है। ये मदरसा बोर्ड, इनको क्रमशः कामिल और फाजिल भी कहा जाता है। डीवाई चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने क्या कहा है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती दी भी जाती है, तो यह दिखाना जरूरी है कि कानून निरपेक्षता से संबंधित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। आगे खबर है, एसआई भर्ती के एक पद पर 3402 की दावेदारी। इट मींस इतना बड़ा कंपटीशन है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की ओर से जारी 452 सब इंस्पेक्टर एसआई की पदों की भर्ती प्रक्रिया में इस बार देश भर के 15,38,000 बेरोजगारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। यह भर्ती 4 साल के अंतराल के बाद आई है, जिसके चलते इस पर बम्पर आवेदन दर्ज हुए हैं। इस बार प्रति पद पर औसतन 3,402 उम्मीदवारों के दावेदारी करने से प्रतियोगिता बेहद कड़ी हो गई है। आरपीएफ दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में सभी वर्गों से अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। पीसीएस आरओ वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या है? 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होगी। आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 22-23 दिसंबर को होने वाली है। प्रतियोगी छात्रों के नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में ही कराए जाने का निर्णय लिया है। आयोग ने साफ किया है कि 2 दिन परीक्षा कराने के कारण होने वाले नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण जो कंप्यूटर के माध्यम से पूरे पारदर्शी तरीके से होने वाला है। अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक कराई जाएगी। वहीं आरओ 2023 के अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा 22 दिसंबर को 9 से 12 और 2:30 से 5:30, जबकि 23 दिसंबर को 9 से 12 की पाली में कराई जाएगी। गौरतलब है कि 11 फरवरी को पेपर लीक के कारण आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा करानी पड़ रही है। झारखंड में इंडिया का 10 लाख नौकरी देने का वादा। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को साझा न्यायपत्र जारी करते हुए 1 वोट 7 गारंटी का ऐलान किया है, जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार व 15 लाख को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी गई है। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा ठोका है। मेजबानी के लिए आईओसी के को आशय पत्र सौंप दिया है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की भी मेजबानी की दौड़ में शामिल है। ऐसे समझे आशय पत्र होता क्या? आशय पत्र सौंपने का मतलब है देश ओलंपिक का मेजबान चुनने की प्रक्रिया में अनौपचारिक संवाद से निरंतर संवाद के चरण में पहुंच गया है। इस चरण में आईओसी संभावित मेजबान की खेलों से जुड़ी परियोजनाओं का व्यवहारिक अध्ययन करता है। प्रक्रिया का अगला चरण लक्षित संवाद होगा और बोली जमा करनी होगी। इसका मूल्यांकन भविष्य का मेजबान आयोग करेगा। प्रक्रिया मेजबान देश के चुनाव के साथ समाप्त होगी।
आगे खबर है, दिल्ली मुंबई पर भीषण गर्मी और बाढ़ का खतरा। तो दिल्ली मुंबई वाले लोगों के लिए सतर्क होने की ज्यादा जरूरत है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के खतरे से किया गया है आगाह। दक्षिण पूर्व एशिया व यूरोपीय शहर भी होंगे बेहाल। 168% तक का इजाफा होगा दिल्ली में लू के दिनों में। 11 से बढ़कर 30 हो सकते हैं दिल्ली में तीव्र गर्मी के दिन। तो क्या है खबर, दुनिया भर में लगातार बढ़ती गर्मी और बाढ़, बेमौसम बारिश का दुष्प्रभाव अब स्पष्ट दिखने लगा है। हालत ऐसे रही तो अगले 25 वर्षों में दिल्ली और मुंबई समेत दुनिया भर के कई बड़े शहर भीषण गर्मी और बाढ़ से जूझेंगे। ये शहर अधिक संवेदनशील बताए गए हैं। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के शहर विशेष रूप से इन खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील है। इंडोनेशिया का जकार्ता जो है, इसमें गर्मी के दिनों में 4 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। सिंगापुर, सुरबाया, रियाद और जेद्दा जैसे शहरों में भी लू के दिन बढ़ जाएंगे। इस कारण यहाँ पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। हैरिस लिखेंगे इतिहास या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वापसी। अमेरिका में आज सुबह तक पूरा होगा मतदान। नतीजे आने में करीब 2 दिन का लग सकता है समय। अमेरिका में मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। दुनिया भर के देशों की निगाहें इस चुनाव पर लगी हैं। नतीजे बताएंगे कि कमला हैरिस इतिहास रचेंगी या ट्रंप वापसी करेंगे। देखते हैं क्या खबर आती है अमेरिका से। बहुत बड़ी खबर है, 3 ग्रामीण बैंकों का सबसे बड़ा विलय हो चुका है। यूपी में अब सबसे ज्यादा शाखाएं ग्रामीण बैंक की होंगी, स्टेट बैंक से भी ज्यादा। यह नया बैंक प्रदेश की तीनों ग्रामीण बैंकों के मर्जर के बाद आकार लेगा। इसका नाम यूपी राज्य ग्रामीण बैंक होगा। इसकी कवायद केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। बड़ौदा यूपी बैंक, आयावर्त बैंक और प्रथमा यूपी बैंक सहित अन्य राज्यों में जहां एक से अधिक ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं के विलय की प्रक्रिया जो वो आरंभ कर दी गई है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक सुशील कुमार सिंह ने राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक को पत्र भेजकर 20 नवंबर तक अपनी सहमति भी भेजने को कहा है। एक देश एक पहचान पत्र की तर्ज पर अब एक प्रदेश एक आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पहल की गई है। इसके अमल में आते ही देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या जो है वो 43 से घटकर 28 रह जाएगी। विलय से क्या होंगे लाभ, ग्रामीण बैंक के संसाधन बढ़ जाएंगे व ऋण देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिससे राज्य और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण बैंक बाजार से पूंजी एकत्र करने में सक्षम होंगे। ग्रामीण बैंक की पूंजी के लिए सरकार पर जो है उस पर निर्भरता कम होगी और अपने स्थापना खर्च वहन करने में आत्मनिर्भर होंगे। आगे खबर है, पुरुषों से 3 गुना ज्यादा महिलाएं हो रही मानसिक बीमार। लखनऊ में बाल कल्याण समिति के आंकड़ों में खुलासा हुआ। राजधानी में आसपास के जेलों से आ रही भटकी हुई महिलाएं। विशेषज्ञों ने क्या कारण बताए, महिलाएं भावनाएं निकाल नहीं पा रही हैं, पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं, बात बात पर झगड़े हो रहे हैं, बच्चों की वजह से भी अब जो महिलाएं हैं अवसाद में आ रही हैं, घर और नौकरी में सामंजस्य नहीं बना पा रही हैं, घर का प्रबंधन करती हैं तो दफ्तर में डांट पड़ती है और लापरवाही का तमगा मिलता है, दफ्तर अच्छे से संभालती हैं तो घर बिखरता है, इससे भी तनाव होता है। घर में अकेले रहने, पति के दूसरे शहर में नौकरी करने के साथ नहीं मिल पाने के अलावा पति पर अनावश्यक शक करने और इसके कारण उन पर नजर रखने, उनके मोबाइल में अन्य चीजें चेक करने, इससे धीरे धीरे तनाव में आती हैं, फिर मानसिक बीमारी की गिरफ्त में भी आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत खबर है, मतलब परेशान करने वाली है। आगे खबर है, अल्पसंख्यक खोल सकते हैं शिक्षण संस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की है। वीरगाथा प्रोजेक्ट के नामांकन में यूपी अव्वल है। यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है। यूपी के सभी 75 जिलों में पिछले वर्ष में अधिक नामांकन हुए। क्या है ये खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीरगाथा 4.0 प्रोजेक्ट में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देश में पहला स्थान अर्जित किया है। वह खुद को अव्वल साबित किया। 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन जो है इसमें हो चुके हैं। दिल्ली सरकार को दूसरा स्थान मिला है। इस मामले में दिल्ली सरकार को दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा है। क्या है वीरगाथा 4.0 प्रोजेक्ट? वीरगाथा प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिससे
2021 में गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों के वीर जवानों की प्रेरक कहानियों से जोड़ना है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा है कि इस वर्ष वीरगाथा 4.0 के तहत ऑनलाइन नामांकन 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 2024 में किए गए हैं। पीसीएस प्री 7/8 और आरओएआरओ 22 और 23 दिसंबर को है। इस पर खबर आ चुकी है। तो इसमें कुछ और खबर है, उसे पढ़ लेते हैं। नई योजना के तहत सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों के 200 प्रश्न होंगे। पेपर का मॉड्यूल बता रहे हैं आपको। इन 200 प्रश्नों में 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 60 प्रश्न हिंदी के होंगे। पूर्व में यह दोनों प्रश्न पत्र एक दिन में 2 पालियों में होते थे और पर्याप्त संख्या में सेंटर के लिए सरकारी स्कूल न मिलने पर 2 दिन में परीक्षा कराने का ये फैसला लिया गया है, क्योंकि सरकारी स्कूलों पर ही ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। प्राइवेट में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, पेपर आउट होना या नकलबाजी या भ्रष्टाचार जो कुछ है, इसलिए सरकारी स्कूलों पर ही तमाम जवाबदेही तय कर दी गई है। यूपी पीएससी पीसीएस आरओएआरओ हैशटैग के साथ एक्स पर अभियान शुरू हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन 2 दिन परीक्षा मंजूर नहीं है, छात्रों का कहना है। एक्स पर इंडिया में फर्स्ट और ग्लोबली 7वीं पोजीशन पर रहा हैशटैग। पेपर लीक के चलते दूसरी बार आयोजित हो रही आरओएआरओ परीक्षा जो है इसे 2 दिन में कराए जाने से जो अभ्यर्थी हैं वो खुश नहीं है। आगे खबर है, सौर मंडल से इतर दूसरे ग्रह पर जीवन की जगी उम्मीद। ट्रैपिस्ट 1 ग्रह मंडल के एक ग्रह में संभव हो सकता है जीवन। हमारे सौर मंडल से दूरी भी ज्यादा नहीं है, पृथ्वी से कुछ ही छोटा है ट्रैपिस्ट 1E। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 70% है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के बीच परिक्रमा करता है। यह वह क्षेत्र है जहां तापमान पृथ्वी के समान हो सकता है और तरल पानी में मौजूद हो सकता है। यह सौरमंडल पृथ्वी के मात्र 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी बहुत अधिक नहीं है, जिस कारण वैज्ञानिकों की दिलचस्पी जो है इस बाहरी सौरमंडल से में जो अधिक हो गई है। एक जीवन योग्य ग्रह की तलाश में खगोलविद कई दशकों से संघर्षरत है और ट्रैपिस्ट एक ऐसा सौरमंडल है जिसके 7 ग्रहों में से एक में जीवन की मौजूदगी की संभावना जताई गई है। ट्रैपिस्ट 1 इसका नाम है। देखते हैं क्या आगे होने वाला है। आदेश हो चुका है 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ। खबर है उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 यानी रामेचेत की ओर से 4 नवंबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। तो उनके लिए कांग्रेचुलेशन जो इस लिस्ट में आते हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में हम प्रतिदिन ऐसे ही आपको रोजाना की न्यूज से अप टू डेट रखेंगे। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।